हेलो डियर। तो आज का वीडियो आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से मैं ये तीसरा वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पे आप लोगों को मैं एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, जो आपके संविदा स्टाफ नर्स और अस्थायी रूप से बहाली बीटीएससी एएनएम के लिए भी काफ़ी उपयोगी होने वाला है। देखिए, मैं ये वीडियो दोनों को इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जो SHSV का लेवल होता है वो बीटीएससी का एएनएम का लेवल होता है। यानी SHSV यानी स्टेट हेल्थ सोसाइटी का लेवल कम होता है। ठीक है, बीटीएससी का लेवल जो एएनएम का क्वेश्चन पूछा जाता है बीटीएससी में, वो SHSV स्टाफ नर्स CHO का क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि आप लोग रनिंग में आ जाए, बहुत सारे चीज़ों का जानकारी हो जाए MCQ का। बाकी जैसे एडवर्टीजमेंट निकल जाएगी आप लोगों को मैं थ्योरी पढ़ाने लगूंगा, क्योंकि थ्योरी से बड़ा कुछ नहीं होता है। MCQ प्रॉपर आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन जब तक थ्योरी मजबूत नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेरा टारगेट रहता है थ्योरी, मेरा टारगेट MCQ नहीं रहता है, लेकिन MCQ प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, इसलिए MCQ का प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें। देखिए, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न ला रहे हैं। कहता है ADHD। ADHD का मतलब होता है A फॉर अटेंशन, D फॉर डिफिसिट और H फॉर हाइपर एक्टिविटी और D फॉर डिसऑर्डर। यानी ध्यान जो केंद्रित करने का जो अभाव होता है, और व्यक्ति इसमें हाइपर एक्टिविटी होता है, अति सक्रिय होता है, और जिससे उसका ध्यान जो है कहीं पे अटेंशन ध्यान लगाने में कमी आने लगता है, और यह एक विकार होता है। ठीक है, तो ध्यान अभाव, अति सक्रियता, विकार इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, देखिए, इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले नॉन स्टिमुलेट दवा कौन सी है जो नॉरएपिनेफ्रिन एरेप्यूटिक को रोकती है। यानी कहने का मतलब है ADHD के लिए इसमें नॉन स्टिमुलेट दवा कौन सी है। ठीक है, नॉन स्टिमुलेट का मतलब होता है जो अचानक से जो है चार्ज नहीं करता है ब्रेन को। ठीक है, वह धीरे धीरे स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट दवा आधे से 1 घंटा में एक्टिव हो जाता है, असर दिखाता है, लेकिन नॉन स्टिमुलेट जो होता है यह सप्ताह लग जाते हैं इसको अपने इफ़ेक्टिवनेस दिखाने में। लेकिन नॉन स्टिमुलेट से ज़्यादा स्टिमुलेट से ज़्यादा इफेक्टिव यह नॉन स्टिमुलेट दवा होता है। ठीक है, जो धीरे धीरे बॉडी पर असर करता है और इसका असर ज़्यादा दिन तक रहता है। ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, लेकिन स्टिमुलेट जल्दी चार्ज करता है, जल्दी इफेक्ट करता है, और जल्दी असर भी उसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉन स्टिमुलेट दवा उसको दिया जाता है जिसको स्टिमुलेट से भारी जो है साइड इफ़ेक्ट हो। ठीक है, स्टिमुलेट जो है उसको सूट नहीं करता हो, तो उन सब कंडीशन में नॉन स्टिमुलेट देते हैं। ठीक है, ADHD के लिए नॉन स्टिमुलेट दवा है जो नॉरएपिनेफ्रिन को एरेप्यूटिक को रोकता है। वह कौन है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। एटोमैक्सेटिन, ठीक है, डेक्सएम्फेटामाइन, मिथाइलफेनिडेट और पीमोजाइड। तो ADHD के लिए नॉन स्टिमुलेट जो दवा है वह एटोमोक्सेटिन है। ठीक है ना, एटोमैक्सेटिन है, याद रखिएगा, एटोमैक्सेटिन। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, दूसरा है कि वयस्क को आयरन इंजेक्शन किस तरह से देना चाहिए। यानी एक एडल्ट को आयरन का इंजेक्शन अगर देते हैं तो किस तरीके से देना चाहिए। बाह में इंट्राडर्मल, ठीक है, बाह में सबक्यूटेनियस, बाह मतलब हाथ, ठीक है ना, कूल्हे में जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर, समझ गए, और डेल्टॉइड में इंट्रामस्कुलर। तो देखिए, जब एडल्ट को इंजेक्शन देते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि कूल्हे पर दे, और यह जेड ट्रैक, ठीक है ना, जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर हम लोग देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 12 महीने के समान बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो 12 महीने के यानी 1 साल के लगभग बच्चा का समान लंबाई होता है। जन्म के समय जो लंबाई होता है आप लोग को कितना होता है, 45 से 50 होता है। ठीक है, जन्म के समय, लेकिन 1 साल के बच्चे में यही जो लंबाई होता है लगभग 75 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, समान श्वसन दर के साथ सांस की गहराई बढ़ने को क्या कहते हैं। यानी नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति सांस के गहराई ज़्यादा डीप ब्रीदिंग कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुसमाउंग ब्रीदिंग, ब्रेडीपेनिया, आर्थोपेनिया, हाइपरनिया।
तो इसका राइट आंसर, जब सांस गहराई से आदमी लेने लगे तो इसे हाइपरनिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपर मतलब अत्यधिक और निया श्वसन, श्वसन को ही बताता है। ब्रैडीपेनिया होता है श्वसन में कमी, मंद श्वसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, नर्स कमरे में जाकर देखती है, यानी नर्स जब कमरे में जाती है तो वह देखती है कि मरीज उसका ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए एक नर्स को? ठीक है, तो मरीज को बिस्तर पर लाना, भाई मरीज तो खुद जो है ज़मीन पर लेटा है, यह देखना कि मरीज होश में है या नहीं है, मरीज से पूछना क्या हुआ है, मदद के लिए बुलाना। तो जैसे ही नर्स अगर पहुँचे किसी अगर वार्ड में या किसी रूम में, नर्स को ये दिखाई दे कि मरीज़ हमारा बेड से ज़मीन पर गिर गया है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले नर्स को ये असेसमेंट करना चाहिए कि हमारा मरीज होश में है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर होश में होगा तो ईजिली उसे हम लोग टेकअप कर लेंगे, अगर बेहोश होगा तो फिर उसके लिए मदद के लिए हमें बुलाना पड़ेगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि मरीज होश में है या नहीं है। चलिए छठा क्वेश्चन है, नवजात में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है ना, को किससे रोका जाता है? देखिए बच्चा में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी नर्वस सिस्टम के बीमारी जो बच्चे में जन्मजात होता है, नर्वस से रिलेटेड, तो इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे स्पाइना बाइफिरा, ठीक है ना, स्पाइना बाइफिरा, ओकल्टा, ये सब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ठीक है, जन्मजात रोग होता है। तो इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? तीसरी तिमाही में आयरन देते हैं, पहली तिमाही में फॉलिक एसिड देते हैं, पूरी गर्भ अवस्था में आयरन प्लस फॉलिक एसिड देते हैं, पहली तिमाही में विटामिन के देते हैं। देखिए तो विटामिन के क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? क्लॉटिंग यह जो है बढ़ाता है। लेकिन ये तो देंगे नहीं, दोनों ये पूरी गर्भ अवस्था में देते नहीं हैं, याद रखिएगा। तो हम जानते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है और यह पहली तिमाही में। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? ठीक है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम मॉर्निंग सिकनेस है, सुस्ती है, अत्यधिक उल्टी है, अत्यधिक दस्त है। ठीक है, देखिए बहुत लोग दस्त और उल्टी को एक ही मान लेता है, समझ गए, दोनों में डिफरेंट है। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है वह अत्यधिक उल्टी को कहते हैं। ठीक है, ये जो सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में, वो भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो भी मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ये मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। तो आप समझिए ये नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अच्छा है सब। ठीक है, चलिए, बेहोश मरीज की माउथ केयर करते समय उसे किस स्थिति में रखना चाहिए? यानी बेहोश मरीज है, आप उसे मुंह का देखभाल कर रहे हैं, तो उसके लिए उसे किस स्थिति में रखेंगे? ठीक है, बेहोश मरीज है, आप उसे उठा के बैठा नहीं सकते हैं। ठीक है, आप उसको जो है बोल नहीं सकते हैं, कुछ मतलब बेहोश है, तो उसके माउथ केयर करने के लिए कैसा पोजीशन में रखेंगे? फावलर पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, साइड लेइंग पोजीशन। तो जब भी कोई मरीज़ बेहोश हो, जब भी कोई मरीज़ बेड पर हो, तो आप उसे माउथ केयर करवाएं। ठीक है, या फिर जो है उसका जो भी अंदर से लिक्विड हो या फिर मुंह साफ करना हो, तो इन सब कंडीशन में हम उसे साइड लेइंग पोजीशन यानी करवट वाला पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, आगे है, तलाक के बाद मरीज में डिप्रेशन हुआ, यहाँ तलाक किस प्रकार का फैक्टर है? कहता है कि तलाक के बाद मरीज में डिप्रेशन हुआ। नहीं देखते हैं बहुत सारे लोगों को तलाक होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या चली जाती हैं। तो यहाँ जो तलाक होता है वह किस प्रकार का कारक बनता है, कौन सा फैक्टर है? ठीक है, जो डिप्रेशन ला रहा है, प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर, ठीक है, प्रीपिटिंग फैक्टर, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, प्री पर्सनालिटी फैक्टर। तो यहाँ डिप्रेशन कौन सा फैक्टर है? देखिए यहाँ जो तो यहाँ पे तलाक के बाद मरीज में जो डिप्रेशन आता है, यहाँ तलाक किस प्रकार का फैक्टर है? तो देखिए तलाक क्या आया, डिप्रेशन के कारण क्या हुआ? तलाक। तो तलाक यहाँ पे प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर है, यानी ट्रिगर, किसी चीज़ को उकसाने वाला, समझ गए। तो तलाक क्या है? प्रीसिपिटिंग फैक्टर है, और प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब होता है उकसाने वाला, ट्रिगर करने वाला। ठीक है ना, तो ट्रिगर किया, समझ गया, तलाक क्या किया? व्यक्ति को ट्रिगर किया, उकसाया, जिससे व्यक्ति में डिप्रेशन आ गया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, जन्म के समय 3 केजी वाला बच्चे 4 साल में अपेक्षित वजन कितना होगा। यानी जन्म के समय बच्चा जो 3 केजी का था वो अगले 4 साल में उसका वजन कितना होगा अपेक्षित। ठीक है, 6 केजी, 12 केजी, 14 केजी, 16 केजी। तो इसका राइट आंसर 4 साल में 16 केजी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टीबी की कौन सी दवा से नज़र कमज़ोर और कलर विजन खराब हो सकता है। तो देखिए टीबी का 4-5 दवा चलता है, आप लोगों को पता है। ठीक है ना, तो PRISE, ठीक है ना, पैराजिनामाइड, रिफाम्सिन, ठीक है, आइसोनिजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल, ये 2, 4, 5 दवा है। तो इनमें से कौन सी दवा से कलर विजन, नज़र की कमजोरी खराब होता है। तो राइट आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल, रिफाम्सिन, पैराजिनामाइड। तो इसका राइट आंसर इथाम्बुटोल होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा पर तेल मलकर दवा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी तेल मलना हो, क्रीम मलना हो, त्वचा पर रगड़ कर ये जो हम लगाते हैं, ठीक है ना, यह प्रक्रिया कहलाती है इंजेक्शन गलत, इन्हेलेशन गलत, इनेक्शन सही, यह इनेक्शन होगा। ठीक है, इंजेक्शन जो सिरिंज के माध्यम से देते हैं, आईवी के माध्यम से, इन्हेलेशन श्वसन के माध्यम से देते हैं, इनेक्शन रगड़ कर देते हैं मालिश करके। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे, अचानक सांस फूलना, सीने में दर्द होना, साइनोसिस, टेकिकार्डिया आदि किस रोग के लक्षण है। यानी अचानक से सांस फूलने लगा, सीने में दर्द होने लगा, साइनोसिस यानी ऑक्सीजन की कमी, और टेकिकार्डिया अत्यधिक जो है हृदय गति होने लगा, यह लक्षण दिखाता है किसका, एक्यूट एमआई का, एक्यूट अस्थमा अटैक का, स्ट्रोक का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। तो ये सारा लक्षण जो दिखाता है यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहे तो जो फेफड़ा, जो लंग्स का आपका आर्टरी होता है, उस आर्टरी में एम्बोलिज्म जम जाता है, किसी चीज़ का टुकड़ा फंस जाता है, जिससे व्यक्ति का सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, सीने में टाइटपन, साइनोसिस, ये सब होने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस मरीज की देखभाल में नर्स को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक मरीज हेपेटाइटिस HbHg पॉजिटिव है तो उसका देखभाल करने में नर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रोकना चाहिए, भोजन लाते समय सावधानी, मास्क गाउन पहनना चाहिए, बेड पान हटाते समय ग्लव्स पहनना चाहिए। तो देखिए हेपेटाइटिस वाले मरीज के पास आप जब भी रहें तो ग्लव्स, मास्क, ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण होता है, इसका पहन कर ही कोई काम उसका करे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गाउन इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर है, एफेकिया। देख लीजिए एफेकिया, एफेकिया का मतलब क्या होता है, लेंस की सूजन, लेंस की अनुपस्थिति, लेंस का बढ़ना, लेंस का रोग होना। तो देखिए एफेकिया है लेंस से रिलेटेड ही रोग, लेकिन इसमें एफेकिया मतलब देखिए जहाँ भी एफेकिया, एफेक्सिया, एप्रेक्सिया, ये सब जो ए वाला जो आता है ना, ए बताता है अब्सेंस को, ए जो स्टार्टिंग ए होता है, ए अब्सेंस को बताता है, अनुपस्थित को बताता है। ठीक है, तो एफेकिया जो होता है यह लेंस की अनुपस्थिति को बताता है, यानी आँख में लेंस नहीं हो रहता है, इस कंडीशन को एफेकिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है 16 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय का फंडस, ठीक है ना, फंडस वाला जो भाग है वह नाभि के लेवल तक पहुंच जाता है गर्भ अवस्था के कितने सप्ताह में। यानी फंडस जो है अम्बिलिकल्स के स्तर तक पहुंच जाता है कितने सप्ताह में। तो नॉर्मली यह पहुंच जाता है, आपको मैं बता दूं, 20 से 22 सप्ताह में। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में कौन है इसके नियर, तो इसके नियर 20 से 24 है, यही राइट आंसर होगा, जहाँ पे फंडस नाभि के स्तर तक पहुँच जाता है। ठीक है, आगे है 17, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव का संकेत क्या है। यानी डिलीवरी के बाद अत्यधिक अगर रक्तस्राव हो रहा है तो यह संकेत क्या है। पल्स रेट 90 से 102, रेस्पिरेटरी रेट 18 से 22, टेम्परेचर इतना, इनमें से कोई नहीं। देखिए टेम्परेचर भी हैंडलर होता है, रेस्पिरेटरी इतना भी हैंडलर है, लेकिन पल्स रेट 90 से अगर 102 है तो यह अत्यधिक रक्तस्राव का संकेत होगा प्रसव के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है, ब्रैडन स्केल में स्कोर 8 होने का मतलब क्या है। देखिए ब्रैडन में
जितना ज़्यादा स्कोर होता है अच्छा माना जाता है। ब्रेडन स्केल का यूज कहाँ पे करते हैं, तो ये पूछा भी गया था बीटीएससी में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टाफ नर्स में। तो ब्राडन जो स्केल होता है, यह ब्राडन स्केल बेड शोर के गंभीरता को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, बेड शोर का। अब ये ब्राडन स्केल जो होता है यह 8-9 से कम जो भी स्कोर में आता है तो यह बताता है गंभीर जोखिम को, हाई रिस्क को, ठीक है, हाई रिस्क को बताता है, गंभीर समस्या को, समझ गए। 8 से 9 से ऊपर यानी 9 से 15 बताता है माइल्ड, और 15 से ऊपर 23 तक ये मध्यम को बताता है, और 23 से ऊपर नहीं, कोई जोखिम नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 8 होने का मतलब होता है बहुत अत्यधिक जोखिम, ठीक है ना, वेरी हाई रिस्क, ये हाई रिस्क है, यहाँ पे वेरी हाई रिस्क होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भ्रूण के दोनों आर्टरिया, यानी जो हार्ट होता है, समझ लीजिए हार्ट 4 चेम्बर है, ऊपर के आर्टरियम होता है, नीचे के वेंट्रिकल होता है। तो भ्रूण के दोनों आर्टरिया, ये जो दोनों आर्टरिया है, जोड़ने वाले छिद्र को क्या कहते हैं, इस छिद्र को क्या कहते हैं, ठीक है। डक्टस आर्टेरियस, डक्टस वेनेसस, फोरामेन ओवली, लिंगामेंट एट्रेस, ठीक है। तो देखिए भ्रूण के दोनों आर्टरिया को जोड़ने वाले जो छिद्र होता है उसे फोरामेन ओवली बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है 47, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए XXY कैरोटाइप किस सिंड्रोम में पाया जाता है। देखिए होता क्या है, ये जो 47 है आमतौर पर जानते हैं क्रोमोसोम 46 होता है, 23 जोड़ा, ठीक है ना। लेकिन जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा में XY होता है क्रोमोसोम, लेकिन जब जन्म वो लेता है तो उसमें ये जो XY जोड़ा होता है, इस जोड़ा में X डबल होता है, इसका डबल X और Y होता है, यही वाला, ठीक है। तो यह जो होता है किस सिंड्रोम में होता है, बच्चा अगर डबल XY के साथ जन्म ले रहा है तो मतलब उसका एक X बढ़ गया तो 47 हो जाएगा, ठीक है ना, कंडीशन में। तो इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। क्लाइनफेल्टर, ठीक है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसका राइट आंसर होगा। 21 है मोनीलियासिस किस जीव के कारण होता है। तो मोनीलियासिस जो होता है कैंडिडा अल्बिकेंस, टीनिया क्रिसस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, गोनोकॉकी, ठीक है ना। तो मोनोलियासिस जो होता है यह कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताएं मोनोलियासिस का दूसरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 22 है गर्भवती महिला में टीबी होने पर कौन सी दवा नहीं दी जानी चाहिए। तो गर्भवती महिला होने पर IN मतलब होता है आइसोनियाजाइड, ठीक है। उसके बाद एरिफार्मसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल। तो गर्भवती महिला को स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देना चाहिए क्योंकि यह बच्चे को क्षति पहुंचाता है। 23 है मरीज को लगता है कि परिवार वाले उसे मारने चाहते हैं, यह कौन सा भ्रम है। देखिए यह साइकेट्री का क्वेश्चन है। मरीज जो खासकर सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होता है वो भ्रम उसमें काफ़ी होता है। ऐसे मरीज को लगता है, ठीक है ना, सिजोफ्रेनिया में कि उसका परिवार वाला ही उसे मारना चाहता है, उसे दबाना चाहता है, या उससे जो भी चीज़ हो उसको लिए घटित करना चाहता है, उसको ऐसा महसूस होता है। तो यह एक प्रकार से भ्रम होता है। तो यह डेल्यूजन ऑफ परक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियर, निलिस्टिक डिसऑर्डर, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। देखिए डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडर जो होता है यह मेनिया का लक्षण होता है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि सबसे महान वही है, सबसे गुणवान जनवान। लेकिन डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो होता है यह होता है आपका सिजोफ्रेनिया में, और यह व्यक्ति में ऐसा भ्रम होता है जिसमें लगता है डेल्यूजन ऑफ परक्यूशन, यानी उसे लगता है शोषण के विरुद्ध भ्रम। व्यक्ति को लगता है कि उसे शोषण किया जा रहा है उसके परिवार के द्वारा, परिवार उसका दुश्मन है और परिवार के लोग उसे मारना चाहता है। तो ऐसा भ्रम होता है, ये डेल्यूजन ऑफ परक्यूशन में होता है, ठीक है। 24 है कर्निकेट्रस, ठीक है ना, कर्निकेट्रस याद रखिएगा। कर्निकेट्रस शरीर के किस अंग की बीमारी है। तो कर्निकेट्रस जो होता है लीवर, ब्रेन, किडनी, हार्ट। तो कर्निकेट्रस जो होता है यह ब्रेन का बीमारी है,
ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, मॉनसून साइन किस रोग में पाया जाता है? मॉनसून साइन किस रोग में पाया जाता है? तो मॉनसून साइन जो होता है यह आपको इसका राइट आंसर केराटोकोनस, कैटरैक्ट, स्ट्रैबिस्मस, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो मॉनसून साइन है ये आँख का रोग ही, ठीक है ना, आँख के रोग में ही पाया जाता है। लेकिन ये जो कॉर्निया होता है, ठीक है ना, केराटोकोनस, उसमें गड़बड़ी में मॉनसून साइन पाया जाता है। ओके, चलिए आगे। 26 है, रोज बंगाल टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? तो रोज बंगाल टेस्ट जो है ब्रूसेलोसिस, बायसोनोसिस, वूपिंग कफ, ब्रोंकी एक्टेसिस, ठीक है ना। तो रोज बंगाल टेस्ट ब्रूसेलोसिस में किया जाता है। ब्रूसेलोसिस एक जूनेटिक रोग है, याद रखिएगा। क्या है? जूनेटिक रोग है जो जानवरों से व्यक्ति में फैलता है और इसमें हाई फीवर होता है व्यक्ति को, बॉडी एक होता है, याद रखिएगा। ओके। 27 है, डिप्रेशन में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है? देखिए, डिप्रेशन जब व्यक्ति को होता है तो जो ब्रेन का केमिकल होता है डोपामाइन, सेरोटोनिन, इसमें भारी कमी आता है। तो ओनली सेरोटोनिन, ओनली 5-HT, गाबा, ए और बी दोनों। तो देखिए ओनली 5-HT जो है, ठीक है ना, ए भी आपका एक सेरोटोनिन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा इसका, ठीक है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, आईवी फ्लूइड वाली जगह पर अगर लालिमा आ रहा है, दर्द आ रहा है, गर्माहट हो तो क्या समस्या है? जहां हम आईवी फ्लूइड लगाते हैं वेन में, उस वाले जगह पर अगर लाल हो, दर्द हो, गर्माहट हो तो वह क्या समस्या बताता है? तो वह बताता है कि, और हम जानते हैं लाल हो, दर्द हो, गर्माहट हो तो यह इन्फ्लामेशन होता है, हम लोग को पता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन। तो फ्लूइड ओवरलोड, सेप्सिस, फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन। तो नसों में इन्फ्लामेशन को, वेन में इन्फ्लामेशन को फ्लेबाइटिस कहते हैं, आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए 29 है यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्टिव, देख लीजिए, ऑब्स्ट्रक्टिव पेल्विस में स्टेशन किससे संबंधित है? तो ऑब्स्ट्रक्टिव पेल्विस में स्टेशन का मतलब होता है कि जो भ्रूण है वह जो है आपका जो बच्चे के जन्म वाला कैनाल है, नली है, उसमें कितना नीचे आ गया है, समझ गए ना। तो स्टेशन से संबंधित होता है यहाँ पे स्कियल स्पाइन, ऑप्शन नंबर बी, स्कियल स्पाइन। आगे है आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, नाखून के आसपास की सूजन को क्या कहते हैं? आप लोग देखते होंगे नाखून के चारों साइड आसपास पस बन जाता है, स्किन उधरने लगता है, तो यह सूजन हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्लबिंग, ठीक है, क्वाइलोनोकिया, पैरोनकिया और ओनिकोलाइसिस, ठीक है। तो नाखून के आसपास की सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोनेकिया, ठीक है ना, पैरोनेकिया, याद रखिएगा, पैरोनेकिया, याद रखिएगा। तो आज 30 क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्रैक्टिस जरूर कीजिए अगर अच्छा करना है तो। धन्यवाद।